हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 12 मार्च 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली न्यूज़ है कि हिंदू सिख शरणार्थियों को मिलेगी भारत की नागरिकता, यानी कि भारत में CAA को लागू कर दिया गया है। कयास चलाए जा रहे थे और ये कानून हालांकि 5 साल पहले ही बन गया था, लेकिन शाहीन बाग में जिस तरीके से उपद्रव मचाया गया था, इसका विरोध किया गया था, उसकी वजह से इसको टाल दिया गया था। हाल ही में आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में CAA लागू हुआ था, यानी उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना था भारत का जिसने अपने यहाँ CAA को लागू किया था। CAA को उत्तराखंड में लागू करना भाजपा के मैनिफेस्टो में भी था। अब इस न्यूज़ में देख लेते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया है। उन्हें नागरिकता देने के लिए 4 साल पहले बने नागरिकता संशोधन कानून को केंद्र सरकार ने सोमवार को अधिसूचित कर दिया। इसके साथ ही यह कानून तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा। अब इन तीनों देशों से 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। गृह मंत्रालय ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया है और इसके लिए पोर्टल भी लॉन्च किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पूर्व CAA को लागू करने का ऐलान किया था। CAA को अधिसूचित किए जाने के बाद नागरिकता के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कुछ राज्यों की ओर से सहयोग मिलने में दिक्कत की आशंका को देखते हुए पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया गया है। इसके लिए बनाए गए पोर्टल पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश से आने वाले पात्र अल्पसंख्यक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जांच कर गृह मंत्रालय उन्हें नागरिकता का सर्टिफिकेट जारी करेगा। आवेदन के लिए संबंधित देश से आने का कोई प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं होगी। आवेदक को सिर्फ यह साबित करना होगा कि वह 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गया था। इसके लिए नियम तय किए गए हैं और आवेदन के साथ कौन से दस्तावेज देने होंगे। आवेदक को वैध या समाप्त हो चुके पासपोर्ट, आवासीय परमिट, पति या पत्नी की भारतीय राष्ट्रीयता का प्रमाण, मसलन भारतीय पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र प्रति या मैरिज रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की प्रति प्रदान करनी होगी। हालांकि इन दस्तावेजों को जमा करना अनिवार्य नहीं होगा। कामयाब रहा भारत का मिशन दिव्यास्त्र। भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जिनके पास मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV तकनीक आधारित मिसाइल सिस्टम है। मिशन दिव्यास्त्र के तहत MIRV तकनीक से सुसज्जित अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। MIRV तकनीक से दुश्मन के कई ठिकानों को एक मिसाइल से निशाना बनाया जा सकता है। अब अग्नि 5 मिसाइल के जरिए परमाणु हथियारों को दुश्मन के कई चयनित ठिकानों पर सटीक तरीके से दागा जा सकता है। अभी तक अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन व रूस के पास यह प्रौद्योगिकी थी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि MIRV तकनीक वाली इस मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। इस मिशन की परियोजना निदेशक एक महिला विज्ञानी हैं और इस परियोजना में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। SBI को आज देना होगा चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। शीर्ष कोर्ट ने राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बॉन्डों का पूरा विवरण देने के लिए 30 जून तक का समय बढ़ाने की याचिका को खारिज करते हुए निर्देश दिया है कि वह 12 मार्च यानी कि मंगलवार शाम 5 बजे तक चुनाव संबंधी बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को उपलब्ध करा दे। शीर्ष कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी कहा है कि 15 मार्च तक SBI से मिली हर जानकारी को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि 15 फरवरी के उसके पूर्व आदेश का पालन नहीं किया गया तो उसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने एसबीआई के तर्कों को खारिज कर दिया है और पीठ ने जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस जे.बी. पांडीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को ऐतिहासिक फैसले में चुनावी बॉन्ड स्कीम पर रोक लगा दी थी। नारी शक्ति के उत्कर्ष का नया अध्याय लिखेगा हमारा तीसरा कार्यकाल, मोदी। विकसित भारत बनाने में नारी शक्ति की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोई भी देश या समाज हो, वह नारी शक्ति की गरिमा बढ़ाते हुए उनके लिए नए अवसर बनाकर ही आगे बढ़ सकता है। सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1000 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन सौंपते हुए कहा कि नारी शक्ति 21वीं सदी के भारत की तकनीकी क्रांति का नेतृत्व कर सकती है। स्वयं सहायता समूहों को 8000 करोड़ रुपए के बैंक ऋण और 2000 करोड़ रुपए के पूंजीकरण सहायता कोष का वर्चुअली वितरण करते हुए पीएम ने महिलाओं को आश्वस्त किया कि उनका तीसरा कार्यकाल नारी शक्ति के उत्कर्ष का नया अध्याय लिखेगा। समय समय पर उठाए महिलाओं से जुड़े संवेदनशील मुद्दों को याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर भी प्रहार किया है। बोले, जब जब मैंने लाल किले से अपने सशक्तिकरण की बात की है, आपके सशक्तिकरण की बात की है, कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों ने मेरा मजाक उड़ाया है, मेरा अपमान किया है। धार के भोजशाला सरस्वती मंदिर का होगा एएसआई सर्वे। ज्ञान व्यापी की तर्ज पर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला सरस्वती मंदिर का सर्वे कराने का निर्देश मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने दिया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 5 वरिष्ठ अधिकारी अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर यह पता लगाएंगे कि क्या भोजशाला परिसर स्थित कमला मौला मस्जिद को सरस्वती मंदिर में तोड़कर बनाया गया था। सर्वेक्षण की रिपोर्ट 6 सप्ताह में हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। एएसआई की टीम भोजशाला के 50 मीटर परिक्षेत्र में वैज्ञानिक विधि से जांच करेगी। 34 पेज के आदेश में कोर्ट ने यह भी कहा है कि पूजा के अधिकार को लेकर कोर्ट एएसआई की सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद ही विचार करेगी। कोर्ट ने एएसआई से कहा है कि वह परिसर में हर चल अचल वस्तु, दीवार, पिलर, फर्श सहित सभी की कार्बन डेटिंग तकनीक से जांच करेगी और उसे लगता है कि वास्तविकता तक पहुंचने के लिए कुछ अन्य जांच करनी हुई तो भोजशाला परिसर में मौजूद वस्तुओं को नुकसान पहुंचाए बिना करे। अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। विलय करें या गठबंधन, रहेंगे शून्य ही, अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पुराने बयानों और उनकी सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों और कांग्रेस से गठबंधन का जिक्र करते हुए उन पर तीखे प्रहार किए। कहा, केजरीवाल का एनजीओ से मुख्यमंत्री बनने तक की यात्रा वाद खिलाफी, बार बार झूठ बोलने वाले और भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। केजरीवाल कांग्रेस से गठबंधन करें या अपनी पार्टी उसमें विलय कर दें, आएगा तो मोदी ही। उनके गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि शून्य में शून्य जोड़ने से शून्य ही होता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 व वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी व कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। आईजीआई एयरपोर्ट को एशिया प्रशांत क्षेत्र में फिर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। आईजीआई एयरपोर्ट को एशिया प्रशांत क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया है। यह पहली बार नहीं है जब आईजीआई एयरपोर्ट को एशिया पैसिफिक में बेस्ट एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी का अवार्ड मिला हो। इससे पूर्व 5 बार इस एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की ओर से यह पुरस्कार इसे मिल चुका है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने अपने सर्वे में पाया कि 2023 में 40 मिलियन प्रति वर्ष की क्षमता रखने वाले एयरपोर्ट की श्रेणी में आईजीआई एयरपोर्ट पर यात्रियों को दी जाने वाली सभी सेवाएं एशिया पैसिफिक में सबसे बेहतर रही हैं। घमंडिया गठबंधन का चश्मा ऑल निगेटिव, मोदी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन को अब देश के लाखों करोड़ों की लागत से हो रहे विकास से दिक्कत बताया है। उसकी नींद हराम हो गई है। वे कह रहे हैं कि मोदी चुनाव की वजह से लाखों करोड़ों के विकास कर रहे हैं। असल में इनके चश्मे का नंबर ऑल नेगेटिव है। ऑल नेगेटिविटी इनका चरित्र बन गया है। ये वे लोग हैं जो चुनावी घोषणाओं की सरकार चलाते थे, ये घोषणाएं करके घोंसले में घुस गए थे। अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि 2024 में 3 माह के भीतर ही 10 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का वह स्वयं या तो शिलान्यास कर चुके हैं या लोकार्पण कर चुके हैं। आज एक दिन में ही 1 लाख करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास हो रहा है। समस्याओं को संभावनाओं में बदलना ही मोदी की गारंटी है। लोकसभा चुनाव के मोर्चे पर आयोग ने लगाए 2100 से अधिक पर्यवेक्षक। लोकसभा चुनाव के ऐलान में अभी थोड़ा ही समय है, लेकिन चुनाव आयोग ने उससे पहले ही चुनाव के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी से निपटने के लिए अपनी मुस्तैदी बढ़ा दी है। आने वाले चुनाव में 2100 से अधिक पर्यवेक्षकों की तैनाती का फैसला लिया गया है। इसमें करीब 900 सामान्य पर्यवेक्षक, 450 पुलिस पर्यवेक्षक और 800 व्यय पर्यवेक्षक शामिल हैं। पर्यवेक्षकों को हिदायत दी गई है कि केंद्रीय व राज्य के अफसरों को इस बात को ध्यान में रखकर तैनात करना होगा कि वह किसी पार्टी विशेष का समर्थन नहीं करें। उन्होंने इन पर्यवेक्षकों को निर्देश दिया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में निष्पक्ष, भय व प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित कराएं, ताकि सभी प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने के एक समान अवसर मिले। आयुक्तों के खाली पदों को भरने के बाद ही लोकसभा चुनाव का ऐलान। लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के अचानक इस्तीफा देने से भले ही सियासत गर्मा गई हो, लेकिन इसका असर चुनावी तैयारियों या चुनाव कार्यक्रमों के ऐलान पर बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। यह बात अलग है कि चुनाव की घोषणा से पहले ही चुनाव आयुक्तों के दोनों पदों पर नई नियुक्तियां हो जाएं। अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद सरकार के स्तर पर इसे तेजी से भरने की प्रक्रिया चल रही है। संभवतः है कि नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 15 मार्च या उससे पहले कर दी जाएगी। इसके बाद चुनाव कार्यक्रमों का ऐलान किया जाएगा। वैसे भी चुनाव कार्यक्रमों के ऐलान को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं, उसके मुताबिक इस हफ्ते कभी भी ऐलान हो सकता है। आयोग से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक चुनाव के ऐलान के लिए पूरे आयोग का होना जरूरी नहीं है। इसकी घोषणा अकेले मुख्य चुनाव आयुक्त भी कर सकते हैं। 1989 से पहले चुनाव आयोग में एक सदस्य होता था, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ही अकेले चुनाव का ऐलान करते थे। डीप फेक व गलत सूचनाओं पर रोक के लिए चुनाव बाद लाया जाएगा कानून। पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बनते जा रहे डीप फेक को नियंत्रित करने के लिए इंटरनेट मीडिया पर गलत सूचनाओं पर रोक के लिए सरकार लोकसभा चुनाव के बाद अलग से कानून ला सकती है। पिछले 6 महीनों से सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित डिजिटल इंडिया कानून में प्रावधान या फिर अलग से इन पर कानून लगाया जा सकता है। हाल में सभी इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक्स व IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि इंटरनेट मीडिया व अन्य प्लेटफॉर्मों पर डीप फेक और गलत सूचनाओं के प्रसारण को लेकर सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार ने कहा कि सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म समाज व लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाली भ्रामक व गलत सूचनाओं का प्रसारण रोकने के लिए टेक्निकल बिजनेस प्रोसेस सॉल्यूशन लाएंगे। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर हाईकोर्ट के फैसले की सुप्रीम कोर्ट करेगा समीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े एक मामले में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुनवाई के लिए अपनी सहमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पार्नीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को अत्याचारपूर्ण करार दिया है। साथ ही कहा है कि वह इस फैसले की समीक्षा करेगा। मद्रास हाईकोर्ट ने 11 जनवरी को अपने मोबाइल फोन में चाइल्ड पोर्न डाउनलोड करने के मामले में फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री डाउनलोड करने के आरोप में 28 वर्षीय एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द कर दी थी। साथ ही कहा था कि चाइल्ड पोर्न डाउनलोड करना और देखना पॉक्सो और IT कानून के तहत अपराध नहीं है।
चुनावी बॉन्ड मामले में कोर्ट का निर्णय, पारदर्शिता की जीत कांग्रेस। चुनावी बॉन्ड का पूरा विवरण देने के लिए 30 जून तक की समय सीमा बढ़ाने की एसबीआई की याचिका खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस ने जोरदार स्वागत किया है। कहा है कि जो सरकार स्विस बैंकों से 100 दिन में कालाधन वापस लाने के वादे पर सत्ता में आई थी, उसने अपने ही बैंक के डाटा को सुप्रीम कोर्ट से छिपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतंत्र में समान अवसर की जीत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश को जल्द ही पता चल जाएगा कि चुनावी बॉन्ड के जरिए भाजपा को किसने चंदा दिया है। यह मोदी सरकार के भ्रष्टाचार, घोटालों और लेन देन को उजागर करने की दिशा में एक पहला कदम है। नेक्स्ट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज से, और एडिटोरियल पेज पर पहला आर्टिकल है कि व्यापार नीति में बड़ा बदलाव, भारत की व्यापारिक रणनीति का व्यापार घाटे को घटाने और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने पर केंद्रित होना एक शुभ संकेत है। इसी पर आर्टिकल ये लिखा गया है। विवेक देवराय जो कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख हैं, और आदित्य सिन्हा जो कि परिषद में ओएसडी अनुसंधान हैं। विकसित एवं विकासशील देशों के बीच साझेदारी के माध्यम से आकार लेने वाले क्षेत्रीय व्यापार समझौते आर्थिक वृद्धि की गति बढ़ाने में बहुत उपयोगी होते हैं। ऐसे समझौते से विकसित देशों को विकसित देशों के समृद्ध बाजारों तक पहुंच मिलती है। अपने विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के साथ ही संभावित निवेश के लिए विकसित देशों के बाजारों का अपना आकर्षण है। बड़े एवं विकसित बाजारों के साथ जुड़ाव किसी भी देश को नवाचार के लिए प्रेरित करने के साथ ही उसकी प्रतिस्पर्धा क्षमता को भी बढ़ाता है। इसके आर्थिक विविधीकरण एवं वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। इस महत्ता को समझते हुए ही भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी अनुबंध यानी कि TEPA पर सहमति बनी है। यह समझौता इसका साक्षात प्रमाण है कि भारत जैसा देश किसी विकसित व्यवस्थाओं के बाजार तक पहुंच और निवेश अवसरों से कैसे लाभ उठा सकता है। एक लंबी वार्ता के बाद इसके सार्थक एवं उपेक्षित परिणाम सामने आए हैं। बीते 2 दशकों के दौरान EFTA भारत व्यापार रिश्ते निरंतर प्रगाढ़ होते गए हैं। वर्ष 2022 में दोनों पक्षों के बीच कुल वस्तु व्यापार 6.1 अरब डॉलर को पार कर गया। व्यापार की पड़ताल करें तो उसमें वस्तुओं का व्यापक विनिमय दिखता है। इसमें EFTA ने भारत से ऑर्गेनिक रसायनों का आयात किया और भारत को मुख्य रूप से मशीनरी और दवा उत्पादों का निर्यात किया गया है। मौजूदा सरकार ने इस स्थिति का संज्ञान लिया और व्यापार समझौते में एक अलग एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया है। वर्ष 2020 के बाद भारत कई विकसित देशों के साथ RTA और मुक्त व्यापार समझौता यानी कि FTA कर चुका है। कई समझौतों पर वार्ता जारी है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ व्यापार समझौता इसकी एक बड़ी मिसाल है। भारत ने करीब दशक भर बाद किसी विकसित देश के साथ ऐसा समझौता किया है। इसमें वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार को बढ़ावा देने सहित व्यापार में आने वाली तकनीकी बाधाओं को दूर करने की दिशा में काम किया गया। इसी तरह संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता हुआ था। वर्ष 2022 में हुए इस समझौते का जो लक्ष्य था वो 5 वर्षों के भीतर द्विपक्षीय वस्तु व्यापार को बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक करने का है, जिसे वर्ष 2030 तक 250 अरब डॉलर करने का लक्ष्य है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन की उम्मीदें हैं। इस समय भारत ब्रिटेन के अलावा इजराइल और खाड़ी सहयोग परिषद के देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों की संभावनाएं तलाश रहा है। ये वार्ताएं और समझौते एक व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं जिसमें दुनिया की विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के साथ सहभागिता बढ़ाकर भारत के आर्थिक एवं रणनीतिक हितों को पोषित करना है। ये भारत की व्यापारिक रणनीति में एक
बड़े परिवर्तन का प्रमाण है, जिसमें व्यापार घटाने को लेकर और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इस समझौते के बहुआयामी लाभ देखने को मिलेंगे। इनसे व्यापार में तेजी, विदेशी निवेश में बढ़ोतरी, रोजगार सृजन के स्तर पर बेहतर स्थितियां बनेंगी। इसके साथ ही वैश्विक व्यापार नेटवर्क पर भारत की पकड़ भी मजबूत होगी। समय पर न्याय मिलने की आस। नेक्स्ट आर्टिकल है ये कि औपनिवेशिक अपराध विधियों में बदलाव देश की विधि प्रणाली में अब तक का सबसे बड़ा परिवर्तन है। इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है सेंटर फॉर अप्लाइड रिसर्च इन गवर्नेंस के अध्यक्ष CBP श्रीवास्तव द्वारा। स्वतंत्रता, समानता और न्याय भारत के संवैधानिक लोकतंत्र के 3 अंतर्विहीन सिद्धांत हैं। भारत में न्याय शासन का मुख्य संचालक है। स्वतंत्रता और समानता इसके 2 आधार स्तंभ हैं, जिन पर न्याय का पूरा ढांचा टिका हुआ है। प्रश्न है कि क्या न्याय मुख्य रूप से कानूनी होना चाहिए या प्राकृतिक? संविधान के ढांचे में अर्थपूर्ण न्याय देने का विचार अंतर्निहित है, जिसका अर्थ है अन्याय को दूर कर न्याय उपलब्ध कराना, यानी कानूनी और प्राकृतिक न्याय दोनों से ही अर्थपूर्ण न्याय मिलना चाहिए। हालांकि यदि किसी मामले में कानूनी न्याय अर्थपूर्ण न्याय देने में सक्षम नहीं है तो प्राकृतिक न्याय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। समय पर न्याय न मिलना एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान होना ही चाहिए, क्योंकि अदालतों में करोड़ों मामले लंबित हैं। न्यायिक समावेशन की दिशा में ई-कोर्ट परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका लक्ष्य सभी न्यायालयों को आपस में जोड़कर कागज रहित न्यायालयों के बुनियादी ढांचे की स्थापना, डिजिटलीकरण द्वारा उनके कामकाज में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। सुप्रीम कोर्ट की हीरक जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री ने नागरिक केंद्रित सूचना और प्रौद्योगिकी पहल की, जिसमें डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट, डिजिटल कोर्ट 2.0 और सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट शामिल है। ये याद रहे कि किसी भी न्याय तंत्र की कार्यकुशलता कानूनों के आधुनिकीकरण और उनके क्रियान्वयन के दृष्टिकोण पर व्यापक रूप से निर्भर करती है। इस दिशा में मौजूदा केंद्र सरकार अप्रासंगिक कानूनों को सुधारात्मक कानूनों से प्रतिस्थापित करने या उन्हें निरस्त करने का कार्य कर रही है। जब तक ऐसे 1827 कानूनों को चिन्हित कर 125 को निरस्त किया जा चुका है। संसद के पिछले सत्र में एक विधेयक पारित किया गया जो और 76 ऐसे कानूनों को निरस्त करेगा। एक सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 6 वर्षों में विभिन्न उच्च न्यायालयों में नियुक्त 650 न्यायाधीशों में से 75.7% यानी कि 492 व्यक्ति सामान्य श्रेणी से थे। केवल 3.54% अनुसूचित जाति वर्ग से, 1.54% अनुसूचित जनजाति वर्ग से और 11.7% अन्य पिछड़ा वर्ग से और 5.54% अल्पसंख्यक समुदाय से थे। महिला न्यायाधीशों का प्रतिशत कुल संख्या 9.5% है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, जो है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली न्यूज है कि गेम चेंजर बन सकती है लखपति दीदी योजना। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर स्वरोजगार करने वाली महिलाओं की सालाना आय 1 लाख रुपए करने की सरकार की योजना लखपति दीदी देश की इकोनॉमी यानी खासतौर पर ग्रामीण इकोनॉमी को मजबूत करने में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। देश में 85 लाख से ज़्यादा पंजीकृत SHG से 9.2 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई हैं और इनकी कमाई लगातार बढ़ रही है। केंद्र व राज्य सरकारों की तरफ से उन्हें आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। SHG से जुड़ी महिलाओं की मौजूदा स्थिति, उनकी आय और इसके भविष्य पर SBI की तरफ से सोमवार को एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट बताती है कि कैसे वर्ष 2027 तक देश के हर राज्य में लाखों लखपति दीदियां सालाना 1 लाख रुपए की आय वाली SHG की सदस्य होंगी, जो न सिर्फ ग्रामीण इकोनॉमी को मजबूत करेंगी बल्कि ये महिलाएं उद्यमियों की नई परिभाषा भी गढ़ेंगी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि महिला निवेशकों की म्यूचुअल फंड्स में हिस्सेदारी 21% हो गई है। म्यूचुअल फंड्स में महिला निवेशकों की हिस्सेदारी मार्च 2017 की 15% से बढ़कर दिसंबर 2023 में 21% हो गई है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के ताज़ा डाटा के अनुसार इस वर्ष फरवरी में म्यूचुअल फंड्स का कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट 50 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में निवेशक बचत करने और अधिक कमाई के लिए म्यूचुअल फंड्स की ओर आकर्षित हो रहे हैं।
नेक्स्ट न्यूज़ है, बांग्लादेश, श्रीलंका समेत कई देश भारत के साथ रुपए में व्यापार करने के इच्छुक हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बांग्लादेश, श्रीलंका, खाड़ी क्षेत्र के देश सहित कई विकसित और विकासशील देशों ने भारत के साथ रुपए में व्यापार करने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ साझेदारी से कारोबार के लिए लेन देन की लागत घटेगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बांग्लादेश, श्रीलंका पहले ही हमसे बात कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि हम इसमें तुरंत कोई कार्रवाई शुरू करें। खाड़ी क्षेत्र के दूसरे देश भी इस पर विचार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि समय के साथ लोगों को इसका फायदा पता चलेगा। गोयल ने कहा कि इस पहल में कई विकसित देश भी शामिल हो रहे हैं। एसएमई सेगमेंट से मूल्यों में हेराफेरी के संकेत। सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बूच ने सोमवार को कहा कि कैपिटल मार्केट रेगुलेटर को स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज सेगमेंट में कीमतों में हेरफेर के संकेत मिले हैं। आरंभिक, सार्वजनिक, निर्गम और सामान्य ट्रेडिंग दोनों की कीमतों में हेरफेर होने के संकेत हैं। उन्होंने निवेशकों से सावधानी बरतने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि स्वैच्छिक तौर पर ट्रेडिंग के दिन निपटान प्रणाली 28 मार्च से शुरू होगी। एक कार्यक्रम से इतर महिला पत्रकारों से बातचीत में सेबी चेयरपर्सन ने कहा कि हमें कीमतों में हेराफेरी के संकेत मिल रहे हैं। हमारे पास इस बारे में पता लगाने की तकनीक है। हम कुछ पैटर्न देख रहे हैं और इसकी शुरुआत भी करेंगे जिससे कि इन आरोपों को साबित किया जा सके। नेक्स्ट पेज, इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में पहली न्यूज़ है कि राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप कर रहा अमेरिका। रूसी विदेशी खुफिया सेवा ने सोमवार को अमेरिका पर राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप करने की कोशिश का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि वाशिंगटन की ऑनलाइन वोटिंग प्रणाली पर साइबर हमले की भी योजना है। हालांकि एजेंसी ने दावा किया है कि कोई सबूत नहीं पेश किया गया है। इसे लेकर वाशिंगटन की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। रूस में 15 से 17 मार्च को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन का जीतना लगभग तय है। रूस ने पश्चिम को चेतावनी देते हुए कहा है कि विदेशी शक्तियों द्वारा मतदान में हस्तक्षेप के किसी भी प्रयास को आक्रामकता माना जाएगा। खुफिया सेवा की ओर से कहा गया है कि उनके पास जानकारी है कि बाइडेन प्रशासन चुनाव में हस्तक्षेप के लिए तैयार है। भारत है दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश। सिप्री। भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश है। वर्ष 2014 से 23 के बीच भारत के हथियार आयात में 4.7% की वृद्धि हुई है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। सिप्री युद्धक सामग्रियों, हथियार नियंत्रण और नियंत्रीकरण के क्षेत्र में शोध करती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी भी रूस भारत का प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता है। हालांकि 1960-64 के बाद यह पहली बार है जब भारत के हथियार आयात में रूस की हिस्सेदारी 50% से कम रही है। भारत ने कुल हथियारों में से 36% रूस से खरीदे हैं। 2019 से 23 के दौरान यूरोपीय देशों से आयात में किए गए कुल हथियारों में से लगभग 55% हथियारों की आपूर्ति अमेरिका ने की है। प्रधानमंत्री के अरुणाचल दौरे से भड़का चीन, विरोध जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश दौरे पर चीन ने कूटनीतिक विरोध जताया है। कहा है कि भारत के इस तरह के कदम दोनों देशों के सीमा से जुड़े मामलों को जटिल बनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी बीते शनिवार को अरुणाचल प्रदेश गए थे और वहां पर उन्होंने चीनी सीमा के निकट 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई सेला टनल को राष्ट्र को समर्पित किया। यह विश्व में बनी सबसे ऊंची टनल है जिससे पूरे वर्ष आवागमन जारी रहेगा और सेना की वास्तविक नियंत्रण रेखा तक पहुंच बरकरार रहेगी। स्पेस एक्स ने 6 घंटे के अंदर 46 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किए। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने सोमवार को पृथ्वी की निचली कक्षा में 46 स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रहों
के दोहरे प्रक्षेपण में सफलता प्राप्त की है। ये सभी 6 घंटे के भीतर छोड़े गए थे। सैटेलाइट को स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 40 से पुनः प्रयोग में आने वाले 2 चरण वाले फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो ये आज का यानी 12 मार्च 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।